नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और उससे पहले सभी लोगों को, सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 2024 का, ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। मतलब 70, 72, 75 ये कौन सा हम मना रहे हैं, उसका जवाब कमेंट करिएगा। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें लाया हूँ सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हीं के आधार पे आप समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं या कैसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है और सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना है। आप यहाँ केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं। आप यहाँ पे बस वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कि हम सवालों को कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वरना हम तो बताएंगे ही। देखिए, पहला प्रश्न है टाइम एंड वर्क का कार्य और समय का, कि एक कार्य को 48 मिनट में कर सकता है बी, और उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि भी साथ में अगर काम करें तो वो कितने समय में करेंगे। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि जो टाइम होता है हमारा समय, वो टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी के होता है, यानी क्षमता के। ये डब्ल्यू टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी यानी उन लोगों की शक्ति यानी क्षमता है। ठीक है, तो जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। ऐसा समझिए कि यदि कोई काम मजबूत शक्तिशाली आदमी है, अगर वो कोई काम 5 मिनट में कर देता है, तो वही थोड़ा कमज़ोर और लूज़ जो रहेगा वो 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। इसीलिए ये इसका हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, टाइम हमेशा उसकी क्षमता के उल्टा होता है। तो क्या हमारा पहला प्रश्न है कि एक कार्य को 48 मिनट में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा। अगर हम देखिए 48 का गुणनखंड फैक्टर करें अलग, तो देखिए यहाँ पे 6, रुकिए यहाँ पे कर सकते हैं 12 सभी में कॉमन है तो 12 सभी में ले लेंगे, 12 इसमें, 12 चौक 48 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 12 25 60। तो ठीक है, तो 12 सभी में कॉमन है तो 12 एक ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालने का ट्रिक है। वरना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 4 पचे 20 और इसमें 20 का गुणा कर देंगे, यानी 12 में 20 का गुणा करेंगे 240, यानी जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, 240 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 240 हो गई। तो देखिए ये टोटल वर्क है, ये ए है, ये एक दिन का काम है, तो इसमें इसे भाग करेंगे तो आएगा 5 और 240 में 60 से भाग करेंगे 4। ये इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गई। ठीक है, तो हमें दोनों को साथ में मिला के काम करना है। और टोटल वर्क, तो हमारा जो टाइम होता है टाइम ए प्लस बी का मतलब दोनों को साथ में काम कराना पड़ेगा ना। तो टोटल वर्क कितना है 240 और एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता। क्षमता का मतलब देखिए, अगर हमसे पूछे ए का क्षमता, अगर यहाँ पे पूछता कि ए एक काम को कितनी देर में कर सकता है, अगर यहाँ पे ए नहीं दिया होता तो ए प्लस बी साथ में दिए होते तो हम यहाँ पे 5 लिख देते। अगर बी का पूछता तो यहाँ पे 4 लिख देते बटे में। लेकिन यहाँ पे पूछा कि दोनों को कितना समय लगेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, तो 240/9। अगर इसको 3 से काटेंगे तो 80/3 आ जाएगा। तो 80/3 ये क्या आया है, मिनट में आया है। ठीक है, तो 80/3 मिनट में आया है, तो इस यहाँ पे सेकंड भी दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर इसमें हम भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 हाथ से जाएगा, 3 तिक्का 9, यानी देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे वो 2 बचेगा, यानी 3 छक 18 और इतना बचेगा ना, यानी 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78 सही 2/3, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको 60 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो मिनट में आया है, तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी 26, 20 दूनी 40, यानी 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड, यानी 80/3 को मैंने मिनट में बदला। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में भी था तो उसको सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 मिनट में कितने होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं यदि वे साथ मिलकर काम करें। तो वही बात है, तीनों कैल्शियम लीजिए, गोविंद से जी, रहीम और सुधीर। तो इन 8 दिन में ये करता है, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, तो इनका कैल्शियम डायरेक्ट लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी 15 चौका 60, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 120 लेंगे क्योंकि वो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे 120 लेंगे। तो यह जाएगा 15 × 120, भाग करेंगे, इसका हो जाएगा 12 दहा में और इसका करेंगे 15 8, तो 15 10 8,
तो यहाँ पे कहा गया कि यदि वे एक साथ काम करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। एफिशिएंसी तीनों को करना है ना, तो 15 10 25 60 33। इसको अगर हम 3 से काटें तो 3 चौक 12, 3 एक 3 यानी 11, 40/11 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, ये पूछा गया है कि 65 का 220% क्या है। तो का मतलब होता है सीधा गुणा, तो 65 का 220% परसेंटेज को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो बटे 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 लिख दिया, यहाँ पे इसको काटा 1 0 से 1 0, 5 से काटा 13 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 2 से फिर काटा 11 बार में, तो 13 में 11 का गुणा करेंगे तो 3 1 4, सॉरी यार 3 होगा ना, 3 3 1 4 1 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें ये भी पूछता है कि 65 13 का कितना परसेंट है, या ये इसका कितना परसेंट है, ये भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है। ए का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतना दिया है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का मान हमसे पूछा गया है। देखिए ए यहाँ पे जो बीच में है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो आप उससे कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप ऑप्शन से करके देखिए। 2 यहाँ पे रख लीजिए, देखिए कटेगा। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का डिजिटल सम ले लीजिए। डिजिटल सम यानी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए जब तक सिंगल डिजिट न प्राप्त हो जाए। ठीक है, सिंगल डिजिट लाना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इतना 8 ए 4 3 5। तो देखिए 6 तो 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा। या तो इसको पूरे को जोड़ के 3 से काट सकते हैं, या तो शॉर्ट में है कि जितना कटे सबको काट दीजिए, ये भी 3 से कट जाएगा। 5 और 4 को डिजिटल सम जोड़ेंगे, ये भी कट जाएगा। और बचा 8 और ए, तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए? न्यूनतम मान पूछा है, अधिकतम मान पूछता तो हम यहाँ पे ए का मान 9 रखते पहले, फिर उससे नीचे 8, फिर उससे नीचे 7। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम मान का मतलब हमें रखना पड़ेगा 0। अगर मान लीजिए हम 0 भी रखें तो 8 में 0 को जोड़ेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर ए किसी में जोड़ दें, 8 और 1 9, 9 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमें 1 रखना पड़ेगा ए का मान। ठीक है, और यहाँ पे 4 भी हम रख सकते थे, इसका ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि न्यूनतम मान। तो 1 और 4 में मतलब क्या कह रहा है? लिस्ट वैल्यू कौन सी है? 1 नंबर है। 4 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी को डिजिटल सम करके जोड़ना है। और 9 का भी यही है कि 9 से कटना चाहिए। अगर कोई बड़ी संख्या भी दे दी जाए तो वो सभी का डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 9 18 27 36 45 ये कटना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो और 1400 रुपये पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हमसे पूछा गया है, तो उसके करने के 2-3 मेथड हैं, 2 मेथड भी हैं, 3 मेथड भी हैं। तो इसको आपको एक ही करना है। देखिए 10% के हिसाब से 2 वर्ष का पहले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसका बता सक्सेसिव होता है, ठीक है, सक्सेसिव SUCCESSIVE। या तो इसको आप रेशियोज कर सकते हैं या तो सक्सेसिव से। ठीक है, अगर सक्सेसिव से करें तो रुकिए सक्सेसिव कर देते हैं। देखिए जो P होता है प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, P का मतलब होता है मूलधन, यानी जो हम ब्याज पे पैसे लेते हैं पहले। अगर हम किसी को दे रहे हैं पैसे, देखिए हम जब किसी को पैसे देते हैं तो वो मूलधन होता है। जब उस पर जितने % का ब्याज लगाएंगे, मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपये दिया, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि हम महीने में 10% के हिसाब से लेंगे, तो आप 1 साल में 10% लेंगे, 2 साल में 10% लेंगे, ये साधारण ब्याज में होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मान लीजिए आपने 500 किसी को दिया, ठीक है, तो उस पर 10% का ब्याज वो लेगा। ठीक, पहले महीने लिया 10% का ब्याज, यानी 500 पे 10% का ब्याज कितना होगा? बता 50 होगा। ठीक, 50 रुपये होगा। लेकिन जब वो दूसरे साल लेने जाएगा तो वो उसका 10% तो देगा ही अगले महीने का 500 का, और जो उसने ब्याज लिया है उसका भी देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? देखिए हम किसी को पैसे दिए, वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक, फिर जो ब्याज लगा
यानी जो रुपये जैसे 500 में 10% के हिसाब से जो ब्याज लगा वो लगा 50 रुपये यानी 50 रुपये। तो ये हमारा CI हो गया। और बता अमाउंट किसे कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन उसे कहते हैं 500 रुपये उसने मुझसे लिया, अब 50 रुपये का ब्याज लग गया, तो मुझे टोटल कितने रुपए लौटाएगा? मान लीजिए 1 महीने के लिया, तो टोटल मुझे लौटाएगा कितना? 550। तो ये जो 550 होगा यही हमारा अमाउंट होगा। यानी अमाउंट सीधा से कहना है कि प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी मिश्र धन वो होता है जो मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ के दिया जाए। ठीक है, 500 मैंने उसको दिया था तो 10% के हिसाब से 1 महीने के लिए, तो उसने मुझे 550 रुपये दिया, यानी वो मिश्र धन। ठीक है, तो अगला ऐसे ही इस क्वेश्चन को रेशियोस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए 10% के 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 में 1 का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? मूलधन 11 रुपये तो ही देंगे उसे। ठीक, तो ये कै सालों के लिए हो रहा है? 2 सालों के लिए, यानी 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए तो 3 बार। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। ऐसा समझिए कि मैंने किसी को ब्याज दिया 10% पे, ठीक, तो उसका अमाउंट बना 100 रुपये 2 साल में, तो वो मुझे देगा टोटल कितने रुपए? 121 रुपये। यानी ये अमाउंट है मिश्र धन। मिश्र धन यानी ब्याज जमा मूलधन। ठीक है, अगर इसमें से हम ब्याज निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कह रहे कि मैंने प्रिंसिपल यानी 100 रुपये उसको दिए थे, उसने मुझे 121 रुपये दिए, यानी ब्याज कितना लगा? 100 में से 121 में 100 घटाएंगे, यानी 21 रुपये का ब्याज था। ये जो 1400 है, ये जो 1400 है ये किसका मान है? ये मूलधन यानी 100 का मान है। हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 21 का मान यही पूछा गया है। तो देखिए 1400/100 यानी इससे काट देंगे तो बचेगा 14, और 14 गुणा 21, तो 14 में 21 का गुणा करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। या तो गुणा कर लीजिए, 14 का नाम 14 और 14 28 1 29, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। ठीक है, रुकिए, ये प्रिंसिपल था, रेशियो लेंगे, ये रेशियो है, प्रिंसिपल लेंगे अमाउंट। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 1 साल का 11 रुपये, तो ये 2 सालों में हुआ है तो 2 साल का, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, और 11 में 11 करेंगे यानी 121। यानी अगर मैंने किसी से 100 रुपये लिया है तो 10% के हिसाब से मुझे उससे टोटल लौटाना पड़ेगा, मतलब 2 सालों में कितना लौटाना पड़ेगा? 121 रुपये लौटाना पड़ेगा, यानी ब्याज कितना लगा? 121 रुपये लगा। ठीक है, तो ये जो 1400 है ये देखिए रुपए है, यानी ये 1400 जो है ये मूलधन है, ये 100 का मान है। अब पूछा गया है हमसे ब्याज, यानी 100 में 121 मूला, यानी 21 का ब्याज, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको 4 सालों में बताना पड़ेगा। ठीक है, 4 सालों में 8% का हिसाब से बताना पड़ेगा। ऐसे बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बार हुआ था, यहाँ पे 4 बार होगा, क्योंकि 4 साल के लिए है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर एक परिवार चीनी के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करेगी ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? ऐसा समझिए कि जैसे आपके पास एक निश्चित पैसा है, यानी 100 ही रुपये हैं, तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो आप उसकी खपत को कम करेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई मेरे पास 100 रुपये हैं, यहाँ पे कहा ना कि कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि परिवार का खर्चा ना बढ़े। खर्चा मतलब सेम रहे, यानी 100 रुपये भी हैं तो वो 101 रुपये भी ना लगे, ना 99 रुपये लगे, यानी 100 रुपये हैं तो 100 ही रुपये उसके पास रहे और वही खर्च हों। तो यहाँ पे कहा गया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मान लीजिए 20 रुपये प्रति किलो आलू है। ठीक, तो 100 रुपये के हिसाब से 20 रुपये प्रति किलो आलू है, तो मैं कितने आलू लाऊंगा? 20×5=100, यानी मैं 100 रुपये में 5 किलो आलू। और वही मान लीजिए कि अगर उसका खर्चा बढ़ जाए, यानी 20 रुपये किलो की, अगर 20 रुपये किलो ना होकर वो 40 रुपये किलो आलू हो जाए तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यानी किसी का दाम बढ़ने पर खपत अपने आप कम हो जाती है, यानी प्राइस बराबर होता है कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर।
ठीक, ये इसका होता है फार्मूला। ये प्राइस है यानी मूल्य, कंजप्शन यानी खपत, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, कितना हमने खर्चा किया। ठीक है, तो जैसे 100 रुपये किलो था तो 20 रुपये किलो के हिसाब से उसी पैसे में 5 किलो आलू आता था। ठीक, लेकिन वहीं अगर उस आलू का दाम बढ़ के 20 रुपये से मान लीजिए 40 रुपये किलो हो गया तो हम आलू कितना लाएंगे? तो आलू हम 2.5 किलो लाएंगे, यानी हमारी खपत कम हो गई। 5 किलो से 2.5 किलो पे आ गए, यानी हमारी खपत कम हो गई। तो ऐसा इसी में कहा गया प्रश्न, ये बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, ठीक है। तो जो 40 दीपा परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/100। ठीक, तो होगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस बराबर कंजप्शन, देखिए पी सी और ई। ठीक है, ये होता है। तो देखिए प्राइस बराबर कंजप्शन इंटू एक्सपेंडिचर। रुकिए, ये होता है ना। क्या कर रहा है, चीनी के भाव 40% बढ़ जाता है, यानी अगर 5 था तो 5 से 2 बढ़ गया यानी 7 हो गया। तो कह रहा है कि परिवार का खर्च ना बढ़े, यानी अगर मान लेते हैं 1:1 वैल्यू है तो देखिए हमें इसका रेशियो लेना पड़ेगा, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, सीधी सी बात। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर 7 में 5 का गुणा करेंगे तब भी 35 आएगा, 7 में इसका भी गुणा करेंगे तब भी 35 आएगा, रेशियो आके कट जाएगा तो एक ही होगा। तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अगर कहा गया है खर्च ना बढ़े। तो देखिए पहले परिवार 5 रुपये में 7 रुपये, अगर मान लीजिए कोई किसी वस्तु का दाम 5 रुपये है तो 7 किलो खरीदता था, अब उसका दाम बढ़ के 7 किलो हो गया है तो 5 किलो खरीदेगा, सीधी सी बात, उल्टा रेशियो होगा। तो वैसे ही तो देखिए अब कहा गया है कि उपभोग कितने परसेंट कम करना चाहिए, यानी कंजप्शन ये कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए। तो यानी 7 से 5 यानी 2 कम किया जाना चाहिए। किससे कम किया जाना चाहिए? 7 से। तो 7 नीचे लिख देंगे गुणे 100, तो 2/7 गुणे 100 कितना वैल्यू होता है? 200/7, यानी ऑप्शन नंबर बी 28 सही 4/7% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके भी देख लीजिए। 7/56 और 7/56, 7×2 = 26, 7/56, 7×2 = 14, 26, 200/7 यार क्या हो गया? 200/7 यानी 7×2 = 14, 6, तो 7/56, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही जवाब होगा। तो अगला हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि एक आदमी प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि और प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि, तो दैनिक कमाई। तो 25% बढ़ा घंटा, यानी आवर कितना बढ़ा? 25%, यानी 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ा, यानी 4 में 1 बढ़ा यानी 5 हो गया। ठीक, प्रति घंटे की मजदूरी 20%, कितनी हो गई? 1/5, 5 में 1 की वृद्धि यानी 6, यानी एक व्यक्ति की जो, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं तो 5 के हिसाब से 20 हो जाएगा, और 5 के हिसाब से यहाँ 6 है तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है दैनिक कमाई, इनकी दैनिक कमाई है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं, मतलब एक व्यक्ति को 1 घंटे में मान लीजिए 5 रुपये यहाँ पे मिलते हैं, तो 4 व्यक्ति को 20 रुपये और 5 व्यक्ति को 6 के हिसाब से यहाँ पे 30 रुपये मिलेंगे। तो 20-30 का रेशियो ले लेंगे तो 2 और 3 का आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी 2 से 3 हुआ। 1 की वृद्धि किस पे? 2 पे, गुणे 100 यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे 52, 78 और 156 का एलसीएम पूछा गया है। तो इसको तो आप सीधा एलसीएम अगर निकाल, तो इसका तो सही जवाब 156 ही हो जाएगा, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए ये तो छोटा है तो आप तो इसको निकाल दिए कि 156 होगा, क्योंकि ये 52 का जो है ये कितना गुना है? 3 गुना है, और ये 78 का 2 गुना, ये 156 का 1 गुना है। लेकिन अगर बड़ी संख्या, अगर मान लीजिए यही तो होती, तो देखिए जो 52 है वो 13 का मल्टीपल है, 13 और 4 का मल्टीपल है। आपको ऐसा देखना है जैसे 9 देख लिए, 7 देख लिए, तो ये जो संख्याएँ होती सभी संख्याएँ से नहीं कटती। तो अगर देखें तो 13 क्या इससे कटता है? ऑप्शन नंबर का सी को देखें तो 13 का ये क्या मल्टीपल है? 13 और 100, ये तो कट जाता है। अगर इसको 13 को देखें तो यह क्या 13 से कटता है? 13 तो 39, ये भी कटता है। इसको अगर देखें तो 13 दूना
26 6 ये नहीं कटता। ठीक, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर 4 से देखें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो चार ये 68 जो है अंत का किया 4 से कटता है। 16 चौका 64, 17 चौका 68 ये तो कटता है, लेकिन ये जो 34 है ये 4 से नहीं कटता। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक, तो 4 से देख ले 13 से, अब इससे 78 से भी देख सकते हैं। ठीक है, 78 से देखने का मतलब 78 का मतलब होता है 13 छः 78, जो 13 और 6 78। तो जो 6 बना है वो 2 और 3 से बना है, तो 2 से तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी संख्याएं इससे भी कटेंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ये 156 जो है वो इसका दोगुना है 312। 156 का दोगुना 312 होता है। तो लेकिन हम जानते हैं कि जो एलसीएम दिया जाता है वो छोटी से छोटी संख्याएं ली जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ये नहीं होता तो हम ये लेते। ठीक है, ये जो है ये इसका दोगुना है। अगला देखते हैं हम। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना है तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। औसत जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्याएं उससे भाग करेंगे। तो 70 85 95 86 74 83 और 67 को जोड़े तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 5 5 10 6 16 4 20 3 23 7 23 7 30 के 0 हाथ में है 3। ठीक, 3 को पहले जोड़ लीजिए। 7 3 10 8 18 9 27 8 35 7 7 42 8 50 6 56 और कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। तो इससे भाग करेंगे 7/56 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया जनवरी का। अगला देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे इस माइनस है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ये जो मेथड है ये वाला है मेथड है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मेथड है। तो जो इसका सही जवाब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, 2 होता है इसका सही जवाब। अगर ये वाला मेथड कभी दिखाई दे दे। ठीक है, यहाँ पे इसका सीधा 2 होता है। या तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए 379 को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मेथड? तो अगर इसको तोड़ें a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर ये बन गया। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या करेंगे? a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है ना, बटे a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर इसको काटें तो देखिए 2ab से 2ab ख़त्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 इसमें से भी ख़त्म होगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों को काट देंगे तो हमारा 2 जो कॉमन लिया गया था वही बचेगा। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7 8 9 के अनुपात में विभाजित होने चाहिए ताकि ए का हिस्सा पूछा गया है। तो सभी रुपयों का अनुपात दिया है, यानी जो 8 7 15 9 24, जो 24 का मान है वो 1152 है। और हमसे पूछा गया है किसका हिस्सा? ए का हिस्सा, यानी 7 का हिस्सा हमसे पूछा गया है। तो काटिए। तो 24 चौका 96, 24 5 120 ज़्यादा हो जाएगा। 24 चौका 96, 4 बचेगा, 15 4 19 192 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यानी 8 बार कटेगा। तो 7 48 में 7 का गुणा करेंगे, 7/56 6 हाथ में 5, 7 चौक 28 5 33 336। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।